जो कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम प्रश्न नंबर 20 जो है आपका और 21 कंप्लीट करेंगे। यानी आपका जो ये आज चैप्टर है यानी ये रिवीजन टेस्ट वाली जो सीरीज है आज समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले जो प्रश्न नंबर आपका 20 है उसमें पूछा गया था, दो प्रश्न हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए अथवा देश में वित्तीय आपातकाल पर नोट लिखिए, है ना। तो चूंकि मुझे लगता है कि राष्ट्रपति का महाभियोग ज़्यादा पूछा जाता है ना, तो वो हम कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ मैं बार बार बोलती हूँ आपको कि आप जो मैं बोलती हूँ वो सारी चीज़ें और ध्यान रखें, क्योंकि इतना लिख नहीं पाते जितना मैं बोलती हूँ। और आपको जो बोलती हूँ सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, उनको अगर आप ऐड कर देंगे तो 150 क्या 250 का भी प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में क्या क्या होता है। 14 दिवस की पूर्व सूचना देकर महाभियोग लाया जा सकता है। यानी अगर किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाता है तो उससे पहले उसे 14 दिन की पूर्व सूचना देनी पड़ती है ना, पहले से बताना पड़ता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको बता रही हूँ। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है उसकी प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में है। यानी राष्ट्रपति का जो अपदस्थ करने की प्रक्रिया है महाभियोग, उसका वर्णन किस में है? अनुच्छेद 61 में, 61 में। ठीक, उसके अलावा कब लगाया जाता है महाभियोग? तो महाभियोग जो है केवल संविधान के उल्लंघन, कदाचार यानी भ्रष्टाचार या ऐसा आचरण जो उसके विरुद्ध हो, है ना, पद की गरिमा के विरुद्ध, और दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित होने पर ही लग सकता है। यानी कोई व्यक्ति ऐसा राष्ट्रपति चुना जाता है जो बाद में कैपेबल नहीं होता उस पद के लिए, या वो ऐसा व्यवहार करता है जो उस पद की गरिमा को भंग करता है, या दुर्व्यवहार करता है, या फिर भ्रष्टाचार कहें हम, या संविधान के किसी नियम का उल्लंघन करता है, तो फिर उसको अपदस्थ करने के लिए महाभियोग लाया जाता है। ठीक, तो उसके अलावा अगला है कि आप बात करते हैं कैसे पारित होता है, कैसे प्रक्रिया होती है। तो वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि इसका प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा, किसी में भी इसके विरुद्ध ये चलाया जा सकता है। लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है? लोकसभा में पेश करने के लिए 100 सांसद व राज्यसभा के लिए 50 सांसदों की आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि यदि ये बिल या प्रस्ताव लोकसभा में होता है तो 100 सांसदों की लिखित उसकी दस्तखत वाला, है ना, परमिशन जरूरी होती है। और क्या कहते हैं उसमें राज्यसभा के लिए 50 सांसद, क्योंकि इनकी संख्या भी आधी है। राज्यसभा में 250 है ना, और उसमें अपने 545 हैं, तो संख्या के आधार पर उसके लिए 50 और उसके लिए 100 की आवश्यकता होती है। ठीक, अब यदि अध्यक्ष से स्वीकार कर ले, है ना, अब हम चलते हैं, यदि उस सदन का अध्यक्ष से स्वीकार कर ले, यदि उस सदन का अध्यक्ष या सभापति जो भी है ना, अध्यक्ष इसे स्वीकार कर ले तो फिर क्या होता है? तो फिर 3 सदस्यीय कमेटी बिठाई जाती है ना, 3 सदस्यीय समिति बनाई जाती है ना। और इसमें कौन कौन लोग होते हैं? इसमें एक तो होता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, है ना, ये होता है न्यायाधीश। व हाई कोर्ट का, शॉर्ट में लिख रही हूँ, हाई कोर्ट का कौन होता है? मुख्य जस्टिस या चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, न्यायाधीश। और एक व्यक्ति वो होता है, एक व्यक्ति है ना, वह होता है
होता है जिसे अध्यक्ष उपयुक्त समझे, जिसे अध्यक्ष सभापति उपयुक्त समझे। यानी वो व्यक्ति क्या होता है, कानून और उसका ज्ञाता होता है ना, सभी चीजों का, और उसको लगता है अध्यक्ष को भी ये व्यक्ति सही रहेगा, तो उसके लिए अध्यक्ष उपयुक्त समझता है ना, तो उसको शामिल किया जाता है, समझता है। अब ये जब समिति गठित होती है, ठीक है, तो समिति का क्या करती है, ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, जांच के बाद क्या होता है, ये समिति जांच करती है, जांच के बाद समिति रिपोर्ट पेश करती है, रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंपती है ना, अध्यक्ष को सौंपती है, है ना। और दोष सिद्ध हो जाने पर, दोषी साबित या दोषी पाए जाने पर, क्या होता है, दोषी पाए जाने पर वोट कराया जाता है, वोटिंग कराई जाती है ना, मतदान कराया जाता है, वोटिंग या मतदान है ना, कराई जाती है, वोटिंग कराई जाती है, जिसमें सदन के कुल बहुमत या उपस्थित व मतदान करने सदस्यों के 2/3 बहुमत से, सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब यह दूसरे सदन में जाता है ना, दूसरे सदन में जाता है, ठीक। तो ये प्रक्रिया होती है, और इसके बाद क्या होता है, जब ये दूसरे सदन में जाता है तो उसके बाद ये प्रक्रिया, सेम प्रक्रिया दूसरे सदन में भी दोहराई जाती है ना, और दूसरे सदन में भी अगर ये पारित हो जाता है ऐसे ही, तो फिर राष्ट्रपति को अपदस्थ किया जाता है ना, या उसी समय से हटा जाता है, ठीक है। दूसरे सदन में भी उसी प्रक्रिया से गुजरता है, ना, वो प्रस्ताव उसी प्रक्रिया से गुजरता है। और यदि दूसरा सदन भी उसे पारित कर देता है, तो क्या होता है, राष्ट्रपति उसी दिन से अपदस्थ माना जाता है, है ना, माना जाता है। अच्छा, महाभियोग और भी लोगों के विरुद्ध लाया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, है ना, हाई कोर्ट के जज हैं, और भी 2-3 जो लोग हैं उनके खिलाफ लाया जाता है राष्ट्रपति। तो अगर इस प्रक्रिया में, जैसे ये अब तो ये राष्ट्रपति के अगेंस्ट ही है, तो किसके साइन के लिए जाएगा, लेकिन अगर जस्टिस के, उसके चीफ जज के लिए है या अन्य लोगों के लिए है, अटॉर्नी जनरल वगैरह उनके लिए, तो फिर क्या होता है, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है, और जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो पारित माना वो कर देते हैं, तो वो हटाए जाते हैं। लेकिन इसमें चूंकि राष्ट्रपति के विरुद्ध ही है, तो दोनों सदनों में पारित होता है, दूसरे सदन में जैसे ही जिस दिन पारित होता है उसी दिन से राष्ट्रपति को अपदस्थ माना जाता है। तो ये तो आपका ये हो गया।
इसका जो दूसरा है क्वेश्चन नंबर 21, उसकी हम बात करते हैं। वो सरल सा प्रश्न है और हम बड़े आसानी से उसको करेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, है ना। आपको सिर्फ हेडिंग बताएंगे और आपको समझाएंगे। तो उसका 21 का है, 2 प्रश्न पूछे हैं कि संविधान की 5 विशेषताएं बताइए, बहुत ही सरल है। और दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं, दोनों ही। तो हम यहाँ ले रहे हैं संविधान की 5 विशेषताएं, तो ये लिख रही हूं मैं। संविधान की 5 विशेषताएं निम्नानुसार हैं। 5 विशेषताएं निम्नानुसार हैं। ठीक है, तो पहले क्या है, पहले जो है वो है भाई, बहुत सारी हैं, हम सभी जानते हैं, बहुत आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी थोड़ा बहुत अगर होगा तो निम्न प्रकार है। पहले तो है कठोरता और नमनीयता का मिश्रण। मैं सिर्फ हेडिंग लिखूंगी अभी, फिर समझाऊंगी, है। कठोरता व नमनीयता का मिश्रण, कठोरता व नमनीयता का मिश्रण, ठीक है, का मिश्रण। और दूसरा जो है हमारा वो है एकल नागरिकता या एकहरी नागरिकता, एक ही बात है ये, एकल नागरिकता। और तीसरा जो है हमारा वो है निर्मित व लिखित संविधान, निर्मित व लिखित संविधान, ठीक है, संविधान। उसके बाद चौथी जो विशेषता है वो है संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। उसके अलावा अगला जो है पांचवा है कि प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, है ना। ये इतनी सारी क्वालिटीज हैं, और भी हैं। तो ये सबसे पहले मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी। कठोरता व नमनीयता का मिश्रण, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि संविधान में कठोर वो होता है जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारा और या फिर उसको तो अपरिवर्तनीय कहते हैं। कठोर का मतलब होता है बहुत दुरूह प्रक्रिया होती है ना, परिवर्तन करने के लिए। तो हमारा संविधान का कुछ पार्ट ऐसा है कि जिसमें बहुत कठिन प्रणाली से यानी विशेष बहुमत से पारित होता है, और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो बहुत आसानी से साधारण कानून की तरह पारित हो जाते हैं। जैसे कि जब राज्यों के नाम में, सीमा में, उन सब में परिवर्तन करना होता है तो वो कानून की तरह ही बनके पारित हो जाते हैं। तो इसलिए इसको कठोरता व नमनीयता का मिश्रण करके, इतना कठोर है लेकिन इतना भी नहीं कि उसमें परिवर्तन ना किया जा सके, या इसका पूरा पार्ट जो है वो कठोर नहीं है ना। और नमनीयता यानी कुछ लचीला भी है पर इतना भी नहीं कि आसानी से कोई भी कभी भी इसको बदल दे। तो ये इसका मिश्रण है। दूसरा है एकल नागरिकता। जब भी कभी हमारा संघात्मक शासन है, संघीय व्यवस्था है, पर अर्ध संघीय में आता है भारत की व्यवस्था, क्योंकि संघात्मक शासन में क्या होता है कि व्यक्ति 2 प्रकार की नागरिकता मिलती है। एक तो उस राज्य की जिसका वो नागरिक है, दूसरा उस देश की जिसका वो नागरिक है। जैसे कि हमारे भारत में हम मध्य प्रदेश से हैं, तो मध्य प्रदेश के नागरिक अलग से होंगे और भारत के नागरिक अलग से होंगे। पर हमारे भारत में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ एकहरी नागरिकता चलती है। सारे राज्यों में, पूरे 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सभी को भारतीय नागरिकता ही प्राप्त है ना। हमारा एक संविधान है, एक झंडा है और एकल नागरिकता है। तो ये एक विशेषता है। चौथा है संसदीय शासन निर्मित व लिखित संविधान। इसमें व्यापक भी जोड़ लेना, विश्व का सबसे बड़ा लिखित व निर्मित संविधान है हमारा, क्योंकि इसमें 395 आर्टिकल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं, सभी हम जानते हैं, इतने सारे भाग हैं। तो ऐसा, हालांकि ऐसा नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान अगर बात करें तो ब्रिटेन का है, क्योंकि वो परंपराओं पर आधारित है, लिखा नहीं है कहीं भी, है ना, विकसित होता गया है परंपराओं के आधार पर।
लेकिन भारत का संविधान निर्मित है, एक संविधान सभा ने इसका निर्माण किया है और लिखा गया है बाकायदा, तो लिखित और निर्मित संविधान है। ठीक, अगला जो है संसदीय शासन प्रणाली। हमारी जो शासन प्रणाली है वो संसदीय है, संसद की प्रधानता है, संसद ही शासन चलाती है, कानून बनाती है, क्रियान्वित करती है। संसद में हम जानते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर हमारी संसद बनते हैं। ठीक, तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली, कहीं कहीं अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है, इसमें अध्यक्ष प्रमुख होता है, पर हमारे यहाँ संसद प्रमुख है। ठीक, और पांचवा जो है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। इसका अर्थ क्या है? प्रभुत्व संपन्न का है कि वो अपने आप में संप्रभु है, उसकी सीमाओं के अंदर या बाहर भी, विदेशों में भी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, वो किसी के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है ना, हमारा जो प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख। और समाजवादी मतलब हमारे यहाँ जो व्यवस्था है कि समाज के सभी जो साधन हैं समाज के, उन पर सब समाज का अधिकार है ना, सरकारी नियंत्रण में बहुत सारी चीज़ें हैं, समाज कल्याण के काम किए जाते हैं, बहुत सी योजनाएं लाई जाती हैं, तो पूंजीवादी ना होकर समाजवादी राज्य है। और धर्मनिरपेक्ष, हमारे भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, वो सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है, सभी को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, उसके पालन का अधिकार है। तो ये क्वालिटीज़ थी, इनको आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, एक्सप्लेन किया है। और इसके साथ ही ये आपका जो चैप्टर है वो समाप्त होता है, यानी रिवीजन टेस्ट वाली जो लंबी सीरीज चली वो समाप्त होती है। आप सबने बहुत उससे सराहा, इसको बहुत अच्छे से उत्साहित किया मुझे, जो मैं इसको बराबर बनाने पे, और मैंने एक एक प्रश्न को उसमें समाहित करने की कोशिश की कि बहुत अच्छे से आपको करूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो 21 प्रश्न थे, यानी 21 से ज़्यादा थे, 21 तो उसमें लिखा है अथवा वाले सारे प्रश्न मिलाकर, तो बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे। तो इतने प्रश्न हमें चूँकि करने का मौका मिलता है ना, और 11वीं में भी पिछले वर्ष ही NCERT लगा है, नया पैटर्न आया है, हालांकि बहुत अभी प्रश्नों का प्रकार तो नहीं बदला है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जितने हल करवाएंगे आपको उतनी ज़्यादा सुविधा होगी। ठीक, तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।